हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी एचपीयू के स्टूडेंट के डाउट को लेकर, जिसमें रीवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो आज मैंने एक न्यू वीडियो बनाई है जिसमें मैं पूरी डिटेल से सभी डाउट को पूरी बारीकी से इसमें सभी के डाउट दूर करने वाला हूं, जिसमें मैं एक बेसिक सी चीज़ आपको बताने वाला हूं जो कि हो सकता है पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लेना। देखो जी, रीचेकिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले तो इन तीन चीज़ों में हम लोग डिफरेंस को समझेंगे कि इस मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, रीअपीयर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम रीचेकिंग को समझते हैं कि रीचेकिंग क्या है। तो रीचेकिंग में जी इट मीन्स योर मार्क्स अगेन कैलकुलेट बाय एग्जामिनर। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर के द्वारा आपके मार्क्स दोबारा चेक किए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ मार्क्स, ना कि पूरा पेपर चेक किया जाएगा, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाएगा। ठीक है, उस सब्जेक्ट के जिसमें आपने फॉर्म भरा है। ठीक है जी। और दूसरा है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि इट मीन्स योर पार्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर अगेन चेक बाय न्यू एग्जामिनर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट का पेपर दोबारा चेक होगा और नया एग्जामिनर चेक करेगा, नया टीचर चेक करेगा जी। ठीक है जी, ये रीवैल्यूएशन का मतलब है। ठीक है, और दूसरा फिर आता है हमारा रीपीयर और कंपार्टमेंट सप्ली। ये तीन चीज़ें एक ही बात है जी। मतलब बंदा दोबारा जाएगा और दोबारा पेपर देगा। इट मीन यू आर अगेन अपीयर इन एग्जाम फॉर पार्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर इन विच यू आर फेल। ठीक है जी, जिसमें आप फेल हो गए हो सब्जेक्ट का पेपर दोबारा दोगे, इसका मतलब ये है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, रीपीयर और कंपार्टमेंट सप्ली, ये सारी चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ गई कि है क्या। ठीक है जी, अभी तो चलो मैंने ये चीज़ बता दी, आपको पता भी होगी, चलो मैंने दोबारा बता दी। कई बच्चों को क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है। अब ये फॉर्म भरे कौन, कौन स्टूडेंट भरे इन फॉर्म को, कैसे एनालाइज करेंगे आप। तो सबसे पहले जी ये देखो जी, मैंने आज पूरा ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा हर एक चीज़ को। ठीक है जी, जो बार बार कमेंट आते हैं जी मेरे इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे, मुझे भरना चाहिए, मुझे नहीं भरना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले है जी रिज़ल्ट एनालिसिस। ठीक है जी, अपना रिज़ल्ट एनालाइज करो। इफ़ यू आर फेल और पास, अगर आप पास हो, अगर चाहे आप फेल हो चाहे पास हो। ठीक है जी, अब फेल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फेल है, फेल का मतलब ये है कि कम से कम दो सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है जी, ये बात भी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें मैंने तीन तरह के स्टूडेंट को कवर किया और तीन तरह के कंफ्यूजन को लिया हुआ है। पहली, जो पास है, ठीक है जी, परंतु उन्हें काफ़ी कम मार्क्स मिले। जो बच्चे पास हुए लेकिन उन्हें काफ़ी कम मार्क्स मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके 80 होने थे लेकिन 40 मार्क्स मिले ओनली। ठीक है जी, उनके 80 होने थे लेकिन 40 मार्क्स मिले। अब ऐसी सिचुएशन में ये इस सिचुएशन का बच्चा क्या करे। और दूसरा है कि जो फेल हो गया, एक दो मार्क्स से रह गया, अगर उसके एक दो नंबर बढ़ जाते हैं तो वो पास हो जाएगा। और तीसरा वो बच्चा जो काफ़ी मार्क्स से फेल हो गया, यानी 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, 15-20 नंबर से भी रह गया। ठीक है, तीसरा वो स्टूडेंट है। तो सबसे पहले तो मैं पहले जो पहले कैटेगरी का बच्चा है इसकी बात कर लेता हूँ, जो पास है परंतु उसके काफ़ी कम नंबर आए हैं। ठीक है जी, उसके काफ़ी कम नंबर आए हैं, तो उसको मैं यही बोलूँगा कि आप री इवेल्युएशन भरो। ठीक है जी, उसको मैं ये बोलूँगा कि री इवेल्युएशन भरे, जिससे कि उसका एग्ज़ाम पेपर है जो दोबारा से चेक हो। और जो इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है कि उसको लग रहा था कि उसको 80 मिलने चाहिए थे, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस सबसे पहला है जी, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा गया है। अब उसमें बंदा रीवैल्यूएशन भरेगा तो न्यू एग्जामिनर उसका पेपर दोबारा चेक करेगा और जो उसको मार्क्स मिलने थे उसकी ईमानदारी के, वो उसको मिलेंगे। ठीक है जी, जो उस बच्चे ने मेहनत की है पूरे साल। और दूसरा, जो फेल हो गए, एक दो मार्क्स से रह गए। ठीक है जी, जो फेल हो गए, एक नंबर से रह गया। ठीक है जी, अब मैं इस पर भी बात करूँगा कि एक नंबर से कैसे रह गया, दो नंबर से कैसे रह गया, सारी बात अभी मैं डीपली आने वाला हूँ। लेकिन आप ये समझो कि जो एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, चलो कि 3-4 नंबर से भी रह गए। ठीक है, तो उनको रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग
रीचेकिंग इसमें भी दो दो बातों पे डिपेंड करती है कि रीचेकिंग तो तब भरें अगर आपको लगता है कि हाँ भाई वो पार्टिकुलर क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया था, हाँ मेरे को उस नंबर के क्वेश्चन नहीं मिले। बच्चा होता है ना कि घर पे भी वो चेक करता है अपना पेपर कि हाँ मेरे इतने मार्क्स तो पक्का आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब उसको क्या है कि उसको रीचेकिंग भरनी चाहिए, रीचेकिंग में उसके फिर बढ़ जाएंगे। या फिर रीचेकिंग में भी ना बढ़े फिर वो रीवैल्यूएशन भरे, लेकिन भरे एक बार ही, चाहे रीचेकिंग भरे चाहे रीवैल्यूएशन भरे, ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन भरे वो, रीवैल्यूएशन भरने के बाद उसके पक्का बढ़ जाएंगे नंबर, 1 या 2 नंबर तो एग्जामिनर बढ़ा ही देता है ये सोच के कि चलो बच्चे का साल ख़राब ना हो जी। और तीसरा है जी जो काफ़ी मार्क्स से फेल हो गए, जो 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, 15-20 नंबर से भी रह गए। अब इनको तो मैं यही बोलूँगा कि भाई रिस्क ना लो, कंपार्टमेंट दो, अच्छे तरीके से पेपर दो दोबारा से, ठीक है, जिससे आप निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि 5 से नीचे के नंबर से आप रह गए तो आप भले ही अपने रिस्क पे कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, लेकिन मेरा तो यही रहेगा कि अगर आप 10, 15, 20 नंबर से रह जाते हो तो आपको कंपार्टमेंट भरनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर 1-2 नंबर से जो रहा है बच्चा तो उसको तो देखो जी रीवैल्यूएशन में भी उसके नंबर जो पक्का बढ़ जाएंगे, लेकिन उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो रीचेकिंग भरे या रीवैल्यूएशन भरे। डिफरेंस मैंने तो बता दिया। ये मैं सेकंड टाइप के बच्चे की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट के मैंने बता दिया, सेकंड टाइप के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे का मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो 10 से 15-20 नंबर से भी रह गया। अभी मैं सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ, और इसमें भी आपने तुक्के नहीं मारने कभी भी। हो सकता है कि मैं कोई बात कहने में गलती कर गया हूँ, लेकिन आपने तुक्के नहीं मारने। आप ये एक चीज़ सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आप रीचेकिंग भरोगे एक सब्जेक्ट में, या फिर री इवैल्यूएशन भरोगे, या फिर आप कंपार्टमेंट भरोगे, ठीक है। अब ठीक है जी, ये चीज़ आपने समझनी है। तो अब जो तीसरे तरह के बच्चे के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आप ज़्यादा नंबर से रह गए हो, 10 नंबर से रह गए हो, 15 नंबर से रह गए हो, 20 नंबर से रह गए हो, तो भाई कंपार्टमेंट के लिए जाओ आप, ठीक है जी। अब अंडरस्टूड योर मिनिमम पासिंग रूल, ये भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑब्टेन मार्क्स, मिनिमम ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ये चीज़ है क्या, इसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये पता होती है वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। ये देखो जी, मिनिमम मार्क्स होते हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स जो आपने गेन किए, और मैक्सिमम मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है, जो चाहिए होते हैं बच्चे को पास होने के लिए। और क्या कहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो उनके होते हैं 100 नंबर के पेपर, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनके, ठीक है जी। एक ये वाली बात हो गई। अब इसमें मैं ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखो जी, अब जी MPM मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये CCA का मतलब है जी आपकी असेसमेंट, और TE का मतलब है जी टेंटेटिव, ये टर्म एंड एग्ज़ाम, जो आपके टर्म एंड एग्ज़ाम है, इसका मतलब ये है जी जो आपके पेपर हुए थियोटिकल पोर्शन में, यानी कि आपने 70 में से 25 लेने हैं एटलीस्ट पास होने के लिए। और दूसरा है एग्रीगेट का फंडा, जो बच्चे समझ नहीं पाते, यहीं से वो डिसीजन लेने में गलती करते हैं कि 40 नंबर उनको 100 में से कम पास होने के लिए चाहिए। और कैसे वो गलती करते हैं वो चीज़ भी मैं आगे समझाऊंगा एक पूरे उदाहरण के साथ। क्योंकि अभी करंटली बच्चे का रिजल्ट आया, उसने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग या कंपार्टमेंट। तो मैंने उसकी ये सारी चीज़ को एनालाइज करने के बाद उसको बताया कि आप इसके लिए जाओ, ठीक है जी। समय सबका कीमती होता है, वही फॉर्म भरें जिसमें ज़्यादातर चांस हो आपके निकलने के, ठीक है जी, आपका पेपर निकलने का जिसमें ज़्यादा चांस हो वही फॉर्म भरें, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, पूरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अपना होना चाहिए कि आपने पेपर कैसा किया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद ही पेपर किया और खुद ही को पता नहीं है कि यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब आओ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि बात होती क्या है एक्चुअल में। देखो जी, ये बात भी सभी को पता होगी, लेकिन मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं जो बच्चे गहराई से नहीं समझते बात को। ये देखो जी, मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी कि जो CCA असेसमेंट है उसमें 30 में से 11 चाहिए बच्चे को, ठीक है जी। ये मैं जूम करके बता रहा हूँ, 30 में से 11 चाहिए। अब उसके बाद थियोटिकल पोर्शन में 70 में से 25 चाहिए पास होने के लिए। अब ये मैं 2 सब्जेक्ट की डिस्कशन करूँगा मैं आपसे, पहले मैं एक सब्जेक्ट की कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए ये पहला सब्जेक्ट ले लिया मैंने आपका, ठीक है।
जिसमें ये बच्चे के देखो जी 11 आ गए। अब असेसमेंट में तो कोई चेंजिंग होती नहीं आफ्टर रिजल्ट, लेकिन थियोटिकल पोर्शन में तो चलो बंदा ये फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म भरता है, तो उसमें अपने जो रिजल्ट है उसको अपडेट कर लेता है उसके थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू। तो अब 70 में से जिसके 25 आए, 70 में से 25 आने चाहिए थे। अब देखो बच्चे को यहाँ 30 में से 11 मिले असेसमेंट में और 70 में से 12 मिले हैं। ठीक है, यहाँ देखो जी बच्चा फेल हो गया। ठीक है, बात को समझना थोड़ा गहराई से। अब देखो जी 11 प्लस 12 टोटल नंबर कितने बने इस बच्चे के, कितने बने जी टोटल नंबर? 23 बन गए, 23 बन गए। लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि यार मेरे 70 में से 25 आ जाते तो मैं पास था। अच्छा ठीक है जी, अब दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ। यहाँ देखो इस बच्चे के 70 में से 25 भी आ गए। ठीक है जी, और जो इसकी असेसमेंट थी इसमें 30 में से इसके 14 नंबर आ गए। तो अब देखो जी 14 प्लस 25 कितने हो गए? ये हो गए जी 39। ठीक है जी, 39 नंबर हो गए। अब एक एग्रीगेट का फंडा मैंने बताया था। ठीक है जी, जो पासिंग क्राइटेरिया, जो गाइडलाइंस है उसको हमने ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे एग्रीगेट है जी 40 कि 100 में से 40 नंबर आने चाहिए। अब बच्चे के यहाँ 25 में से 25 भी आ गए और देखो यहाँ पे 30 में से 14 भी आ गए, लेकिन कितने बने उसके नंबर? 39 और बनने कितने चाहिए थे? 40। तो फिर बच्चा यहाँ फेल हो गया। तो ये बात है जी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लैकेज देखो ना जी कितनी कमी रह रही है, कितने नंबर की कमी रह रही है, उस बेस पे आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा नहीं भरना है। तो अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे 12 प्लस 11 ये कितने हो गए जी? 23। यहाँ पे टोटल अगर हम देखें, अगर 25 लाने की अगर ये बच्चा बात करता है तो 12 में 25 होने के लिए इस बच्चे को कितने नंबर चाहिए? अगर ये लेके भी आएगा तो भी इसकी 6 नंबर की कमी रह जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट 40 का नहीं बन रहा ना, एग्रीगेट 40 का नहीं बन रहा। ये बात है जी, अगर इसके यहाँ पे 25 आ गए तो भी कमी रह जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि 25 प्लस 11 कितने हो गए जी? 36 नंबर हो गए। 4 नंबर की कमी रह गई जी यहाँ पे बच्चे की, 4 नंबर की कमी रहेगी। कमी तो चाहे 1 नंबर की भी रह जाए तो भी बच्चा फेल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो एग्रीगेट क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया एग्जाम में। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू सारी बातों को ध्यान से समझ लिया होगा। ठीक है जी, तो यही मैं बातें आपसे करना चाहता था और यही मैं आपको डीपली समझाना चाहता था कि कौन भरे और कौन ना भरे। अब उसके बाद सारी चीज़ें आपने, जब आप अपना रिज़ल्ट एनालाइज कर जाओगे तो आपको ये देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है। ठीक है, आप रीचेकिंग भरे, रीवैल्यूएशन भरे या कंपार्टमेंट भरे, तो आप उस चीज़ को चेक करने के बाद, प्रॉपर सारी बातों का एनालाइज करने के बाद तो ही हर एक चीज़ को भरें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको। अब बच्चे कई तरह के, 3 कैटेगरी के मैंने बच्चों की यहाँ पे बात की है। तो इसमें ये देखो जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है पर मैं इस करके ये वीडियो लंबी बना रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएं। कई बंदे बोलते हैं कि मेरे इतने नंबर से कमी है जी, क्या मेरा हो जाएगा? अब ऐसा नहीं होता जी। नंबर देखो, जिसके 15-20 नंबर की कमी है उसको तो कंपार्टमेंट के लिए ही जाना चाहिए। जिसकी 10 नंबर से ऊपर की अगर कमी रह जाती है, 10 नंबर की भी कमी रह जाती है, तो उसको कंपार्टमेंट ही भरने चाहिए। वो बाई चांस लक होता है किसी बच्चे का कि जिसने रीवैल्यूएशन भर दी और उसमें उसके 10-12 नंबर बढ़ गए, वो हर किसी का नहीं होता। समय सबका कीमती है जी, रिस्क ना ले, कंपार्टमेंट की तरफ जाए, मेहनत करके दोबारा से अच्छे मार्क्स गेन करें। और जो 1 या 2 नंबर से फेल हुए हैं उनको या तो लगता है कि उनके 1-2 नंबर रीचेकिंग में ही बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गई है तो वो भाई रीचेकिंग भर दें, नहीं तो रीवैल्यूएशन भर दें। है ना, कि दूसरा जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर चेक करे तो उससे आपके मार्क्स बढ़ जाएँ, क्योंकि आपको ये भी कॉन्फिडेंस हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया था। तो जो पास है परंतु उनको काफ़ी कम नंबर मिले हैं, तो वो तो देखो भाई, वो रीवैल्यूएशन भी भर सकते हैं, रीचेकिंग भी भर सकते हैं। अगर मतलब मान लो उनके 80 में से उनको लगता है कि 80 आने चाहिए थे, आ गए 70, अगर 10-5 की कमी है तो रीचेकिंग भर दो। ठीक है, अगर जो कमी है, ज़्यादा ही नंबर की कमी है, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि रीवैल्यूएशन भरो आप। ठीक है, अब ये देखो जी, तीनों कैटेगरी के बच्चों पे मैंने
डीपली बात कर ली आपसे। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आप इन 3 कैटेगरी के बच्चों में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और उस तरीके से अपने रिज़ल्ट का एनालाइज़ करो और उस हिसाब से आप फॉर्म भरने के लिए डिसीजन बनाओ। एक मैंने ये इस रिज़ल्ट का 2 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिस्कस किए हैं, इसमें भी मैंने आपको हर एक चीज़ को समझा दिया, जिसमें मैंने एग्रीगेट की बात को डीपली डिस्कस किया है। ठीक है जी, थ्योरी में कितने आने चाहिए, एग्रीगेट में कितने आने चाहिए, और बंदे की असेसमेंट कितनी होनी चाहिए। तो ये बात मैंने आपसे डीपली डिस्कस कर ली, जिससे आपके उम्मीद करता हूँ मैं आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले डाउट पर।